मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म था, तो उसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग के कितने पार्ट होंगे, ब्रीदिंग के बेटा दो हिस्से थे, एक क्या हो जाएगा जिसको कहते हैं सांस लेना और दूसरा क्या होता है सांस छोड़ना। अगर बेटा सांस लेने की प्रोसेस है तो इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, अंतर श्वसन, और सांस छोड़ने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब जो इंस्पायरेशन है मतलब कि सांस को आप ले रहे हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब है कि इसमें एनर्जी खर्चा होगी और ये केवल 2 सेकंड के लिए हो सकता है। नेचुरली बेटा 2 सेकंड के लिए होता है, लेकिन ठीक है चलिए। जो पैसिव प्रोसेस है, जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, इसमें मसल्स का कंट्रैक्शन नहीं होता है। तो जनरली जो प्राइमरी, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राइमरी मसल्स दैट इन्वॉल्व इन अ इंस्पायरेशन, तो आंसर क्या जाएगा डायफ्राम। तो डायफ्राम के मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम के मसल्स को क्या बोलेंगे फ्रेनिक मसल्स बोलते हैं, ठीक। वेरी गुड। और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स किसे कहेंगे, दो रिब्स के बीच के मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और जो बाहर क्यों निकलेगी उसको कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो अंदर की ओर है उसे कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर इंस्पायरेटरी मसल्स कहा जाए तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स, इनको इंस्पायरेटरी कहते हैं। अब एक्सपायरेटरी मसल्स किसे कहेंगे, जनरली एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है या एक्सप्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो पैसिव होती है। नॉर्मल एक्सपायरेशन में सबके सब मसल्स बेटा क्या होते हैं रिलैक्स होती हैं, सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, राइट। चलो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास को अगर हम लोग देखें, आज की क्लास को अगर कंटिन्यू करें तो जिसको कहेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो इसको कहते हैं बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखो सबसे पहले अपने माइंड में समझो कि जो वॉल्यूम है जिसको हम लोग आयतन कहते हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा ये कुल 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहले आप इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, फिर हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक होता है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ वन होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इतना आपको ये पॉइंट बेटा आपको याद कर लेने हैं। कौन से वो 4 पॉइंट हैं, ये हैं। तो टी वी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, टीवी का मतलब क्या हो जाएगा एक बार बता दो मुझे।
टाइडल वॉल्यूम। सर IRV का मतलब हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV का मतलब हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम बेटा ये कुल 4 प्रोसेस हैं, ठीक है ना। अब इसकी वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इसमें कितने कितने एयर आएगी जाएगी, किस कंडीशन में आएगी जाएगी, ये आपको समझ में आना है। कंडीशन क्या है ये आपको बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। अब बात बेटा सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये याद रखना जो टाइडल वॉल्यूम होगा ये 500 ml होगा, 500 ml होगा। कितना ml होगा? 500 ml होगा। ये बेटा ये 2500 से 3000 ml होगा, और ये 1000 से 1100 ml होगा, और ये 1100 से 1200 ml होगा। क्या इतना क्लियर हो चुके हैं हम लोग? मतलब वॉल्यूम बेटा कौन किसका कितना है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से हो जाएगा 1200, ये पूरा हो गया। अब देखो तुम क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको आपको ध्यान से समझना है। जो टाइडल वॉल्यूम है इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग। दिस इज नोन एज नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब ये होता है बच्चा कि हम नॉर्मली जितनी सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं वो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा? नॉर्मल ब्रीथिंग कहलाएगा। अब इसको कहते हैं, ये वाला जो कंडीशन होगा इसको कहते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब बेटा फोर्सफुली जो इंस्पायरेशन, जो हम तेजी से सांस को लेंगे उसको कहेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब कि अगर तेजी से सांस खींचते हैं तो ये कहलाएगा फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो इसको कहते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्सिबल इंस्पायरेशन बेटा इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा ये। इसको कहते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है ना बेटा ये वाला, ये वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब लंग्स जैसे यहाँ से नोज से या नॉस्ट्रिल से एयर जा रही है तो बेटा ये लंग्स में जाएगी, लंग्स में एल्विलाई होगा, एल्विलाई में एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होगा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो ट्रैक में, जो एयर ट्रैक में फंसी रह जाए, मतलब कि जो एयर ट्रैक में रहती है वो एयर कहलाएगी रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर से सुनो,
जैसे नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि कोई एक हैंड पंप है, हैंड पंप को एक पुश करते हैं, पानी ऊपर आ जाता है। तो क्या आप इतने बड़े बलिष्ठ हैं, बलवान हैं कि 100 फीट नीचे पानी से आपने एक पुश दिया और पानी ऊपर आ गया? आपके एक पुश लगाने से ही पानी ऊपर आ जाता है? क्या ऐसा संभव है कि 100 फीट पानी ऊपर आ जाए? लेकिन आता है, ये भी सही है। तो कैसे? इसका मतलब बेटा जो पाइप होती है, पाइप में पानी हमेशा भरा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर कॉलम। वैसे ही जब हम सांस लेते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो पूरे जो इसका रूट होता है, ट्रैक्ट होता है, जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, कंडक्टिंग जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन। इस जोन में क्या हो जाएगा? एयर भरी रहती है और ये खाली नहीं होती है, चाहे हम पूरी ताकत लगा करके खाली करें। उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। रिमेन ऑफ एयर, रिमेनिंग ऑफ द एयर, या जो एयर है बची रह जाए लंग्स में या ट्रैक्ट में आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बहुत जब तेजी से अगर सांस को बाहर निकालते हैं फिर भी हमारे ट्रैक्ट में जितनी भी एयर बची रहेगी वो कहलाएगी क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन lungs after forceful expiration। बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जितनी एयर बची रह जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। क्या इतना क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल टाइडल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मली बेटा जो हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो चलती रहती है, हम सबको पता ही नहीं होता है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, पता नहीं चलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अब कभी कभी हम लोग देखते होंगे बहुत तेजी से जमाई लेते हैं, तेजी से एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। तो जब तेजी से हवा लेते हैं तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहेंगे ERV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और तेजी से सांस बेटा बाहर छोड़ेंगे तो उसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? अब क्वेश्चन बनते कैसे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि इनके वॉल्यूम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसे अरेंज करिए, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए। तो जैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। अगर वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अगर हम लोग बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे कम है, मतलब कि कम से ज्यादा की ओर, ये ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो बताइए इनमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा, सबसे कम कौन होगा? टीवी होगा। टीवी से ज्यादा कौन होगा भाई? टीवी से ज्यादा ERV होगा। देखो ना, 1000 है ये। इसके बाद ये 1200 है या 1100 है, ये 1200 है। फिर बेटा RV होगा, फिर क्या होगा? IRV होगा। क्या ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा? ये एक क्वेश्चन बेटा इस टाइप से आपके यहाँ पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है आपके यहाँ। ठीक है।
अब अगला पॉइंट ये बनता है बेटा कि इनसे हमें कैपेसिटी बनानी है। अब देखो एक मैचिंग का भी सवाल बनेगा, एक इसी पॉइंट को आप मैचिंग का भी सवाल बना सकते हो। मैं सवाल बताता हूं, फिर आप उसको करके बताइए मुझे। चलो भाई, इस पर्टिकुलर टेबल में आपको भरना है, ठीक है। बताइए मुझे, हमने यहां पर लिखा है टाइडल वॉल्यूम, यहां पे लिखा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर ये फोर्थ वन इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। बेटा अब ये वैल्यू आप भरिए यहां पर जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो होगा वो 500 ml होगा। इसको क्या कहेंगे भाई, 2500 से 3000 ml होगा। इसमें कौन सा होगा भाई, 1000 से 1100 ml होगा। इसमें बेटा 1100 से 1200 ml होगा। चलो एक पॉइंट ये क्लियर हो चुका है। तो मैक्सिमम कौन सा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मिनिमम कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम है। अब ये बेटा जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, टाइडल वॉल्यूम ये नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। तो इनमें से याद रखना है कि 500 ml में से 150 ml ये ट्रैक में ही रह जाएगा, जिसको बोलते हैं डेड स्पेस एयर। तो देखो 500 ml में से, ध्यान से सुनना बेटा, 500 ml में से 150 ml इसको कहते हैं डेड स्पेस एयर, और 350 ml जो बचेगा उसको कहते हैं, बोलो क्या कहेंगे भाई, जो 350 ml होता है इसको कहते हैं एल्व्यूलर एयर। इस एयर का मतलब होता है बच्चा, यहां पर एल्व्यूलर एयर का मतलब होता है कि यहां पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करेगा। इनमें से अब क्वेश्चन ये देखना था कि इनमें से इनको मेजर किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अगर हम मेजर करते हैं तो किसके द्वारा करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इसको कहेंगे बेटा मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के द्वारा इसे हम मेजर करेंगे, ठीक है ना। इस वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कौन सा, रेसिडुअल वॉल्यूम। बेटा जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है ना, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रैक में पड़ा रहता है, ये ट्रैक में हमेशा क्या करता है, पड़ा रहता है, जिसके कारण अब अगला क्वेश्चन का ये बनता है कि हम इसको मेजर क्यों नहीं कर पाते हैं। मेजर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़ा रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक चाइल्ड है, एक छोटा बच्चा है, अभी जिसका बर्थ हुआ है, अभी जिसका बर्थ हुआ है, बर्थ होने के बाद या बर्थ होने से पहले उसकी डेथ हो जाए, बर्थ होने के बाद या बर्थ होने से पहले उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि बर्थ से पहले या बर्थ के बाद में ये इसकी डेथ हुई है? तो क्या बताएंगे आप, कैसे मेजर करेंगे? तो उसको, उसके लंग्स को बाहर निकालेंगे, अब पानी में डाल देंगे। अगर बेटा बीकर में पानी रख करके डाला, अगर लंग्स नीचे बैठ गया, इसका मतलब है कि उसने उसने रिस्पिरेशन नहीं किया था, रिस्पिरेशन स्टार्ट नहीं किया था। इट मीन्स उसकी डेथ बर्थ से पहले हुई है। सर बर्थ के बाद देखे, आपने देखा होगा ना कि बच्चे को रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है? जैसे बर्थ होने के बाद उसको रुलाया जाता है इसलिए क्योंकि वहीं से ब्रीदिंग स्टार्ट करता है। ब्रीदिंग को स्टार्ट करना है तो डायफ्राम का कंट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर डायफ्राम बेटा कंट्रैक्ट करेगा तभी समझ लो कि ब्रीदिंग स्टार्ट होगा। तो अगर ये कहा जाए कि रिस्पिरेशन का यसे नोड कौन होगा, पेस मेकर कौन होगा? पेस मेकर मतलब बेटा शुरुआत करना है तो डायफ्राम होगा। प्राइमरी मसल्स कौन सी होगी? डायफ्राम होगी। डायफ्राम अगर कंट्रैक्ट करेगा तो उसने रिस्पिरेशन किया। अगर रिस्पिरेशन किया तो ट्रैक में बेटा एयर क्या रहेगी, भरी रहेगी। अब जब ट्रैक में एयर भरी रहेगी तो उसको पानी में डालने के बाद वो क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। अगर लंग्स फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेथ आफ्टर द बर्थ हुई है। अगर वो फ्लोट नहीं कर रहा है तो बिफोर द बर्थ हुआ है। ये किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं। बेटा किससे मेजर करेंगे? स्पायरोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन स्पायरोमीटर से किसको मेजर नहीं कर सकते? तो आपका आंसर जाएगा क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके। अब आपके पास आता है बेटा कि पल्मोनरी कैपेसिटी। क्या हो जाएगा? पल्मोनरी कैपेसिटी। तो देखो बेटा जो पल्मोनरी कैपेसिटी होती है ना, इसे हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ करके, वॉल्यूम को जोड़ करके हम उसकी कैपेसिटी बनाएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको समझाता हूं और आप इसको समझने की कोशिश करना। जैसे बेटा ये टीवी है, सॉरी बेटा, और ये IRV है, फिर ये ERV है और ये RV है, रेसिडुअल वॉल्यूम है। ये 4 वॉल्यूम है अपने पास। मैं बेटा यहाँ पर बता दीजिए आप कितना ml, 500 ml, 2500 से लेकर के 3000 ml, बोलो बेटा 1000 से लेकर के 1100 ml, 1100 ml से लेकर के 1200 ml। बार बार वही चीज पढ़ा रहे हैं बेटा ये, ठीक है।
अब हम लोग कैपेसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो कैपेसिटी जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप इसे ऐसे ही सीखने की कोशिश करना। अगर बेटा हम इसको और इसको जोड़ दें, सुनो ध्यान से, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बेटा दोनों को जोड़ो, इसका इसका मैक्सिमम जोड़ो, तो इसका दोनों का मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई, बता दो आप एक बार। इन दोनों को जोड़ोगे तो बेटा इसको और इसको जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस ये हो जाएगा 3000, तो मतलब बेटा ये 3500 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 3500 ml क्या हो जाएगा, हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। ये हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3500 ml हो जाएगा। बेटा अब और तरीका देखो, दूसरा तरीका, दूसरा भी तरीका देखो। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, इसको अपन लोग कहेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अगर हम लोग इसके वॉल्यूम को देखें, मतलब बेटा इसके वैल्यू को देखें, तो जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1100 और ये 1200, मतलब बेटा कि 2300 हो जाएगा। ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2300 ml हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो मैं अभी इसकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इसकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देख बेटा, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, सॉरी यार, जब हम इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। कैपेसिटी बेटा वाइटल कैपेसिटी जो होगा वो कौन कौन से होंगे, और वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होगा, टीवी, ईआरवी, ये बेटा ये सब हो जाएगा। अब आप इसका वॉल्यूम देखो कितना आ जाएगा, 500, 3000, 1100, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 4600 ml आपके पास, 4600 ml क्या आपके पास मिला, वाइटल कैपेसिटी मिल गई आपके पास। क्लियर है इतना बेटा? अब अभी एक और दो बाकी हैं, दो और बाकी हैं। अब अगर एक और कंडीशन हो जाए कि हम बेटा वाइटल कैपेसिटी में इसको भी जोड़ दें, वाइटल कैपेसिटी, अरे यार ये क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी में बेटा इसको जोड़ दें। अगर हमारे पास आरवी है और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, किसको किसको ऐड कर दिया जाए, सॉरी यार बेटा, हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। अब ये ऐड करने के बाद बेटा, ये ऐड करने के बाद क्या बनेगा,
इसको कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। बेटा ये कहलाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब ये वॉल्यूम कितना आएगा भाई, सबको जोड़ेंगे। देखो 4600 में 1200 और जोड़ देंगे, 4600 में 1200 लगभग 5800 हो जाएगा। ये 5800 ml है। इसका मतलब है बेटा यही वॉल्यूम हमारा क्या कहलाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाएगी, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाएगी। आगे देखते हैं, अगर बेटा टीवी के साथ ईआरवी को जोड़ दें, किसको किसको, तो नीचे मैं लिख रहा हूं टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी को हम लोग बोलेंगे, इसको कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बेटा जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है ना, ये अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये इसको साथ इसको जोड़ रहे हैं 1100 प्लस 500, मतलब बेटा ये 1100 प्लस 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 ml हो जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके हैं, कैपेसिटी। बेटा ये कैपेसिटी क्लियर हुआ। चलो फिर से देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करना। हमारे पास टीवी है, ईआरवी है, आईआरवी था, ईवी था और ये था। इन वॉल्यूम को अगर हम जोड़ते जाएंगे, अगर हम इसे जोड़ेंगे ठीक है। अब इसकी बेटा डिफिनीशन को आपको समझना पड़ेगा, कैपेसिटी के डिफिनीशन को आप समझिएगा, कैपेसिटी के डिफिनीशन को आप समझिएगा। अब इस डिफिनीशन को समझाने के लिए मुझे एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। पहले एक बार जल्दी जल्दी फिर से समझ लो, ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास कैपेसिटी है। टोटल हमारे पास कैपेसिटी कौन कौन है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल, देखो इसको कहते हैं बेटा आईसी, साइड में इसको कहेंगे, अरे सॉरी देखो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा आईसी, इसको कहते हैं एफआरसी, ठीक है ना, इसको कहते हैं ईसी। और वाइटल कैपेसिटी को बेटा वाइटल ही कहेंगे या वीसी कहेंगे, और इसको कहेंगे टीएलसी, टीएलसी। चले इसको आगे समराइज करें, इतना आप समझ पा रहे हैं, मैं इसको आगे समराइज करने चल रहा हूं, ध्यान देना, आगे समराइज करने चल रहा हूं, ध्यान देना। जैसे हमारे पास बेटा वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी है तो बेटा कैसे लिख सकते हैं, इसमें तीन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। बोलो कौन कौन बेटा जोड़ना पड़ेगा, एक तो टीवी को जोड़ोगे, आईआरवी को जोड़ोगे, एंड बेटा ये ईआरवी को जोड़ोगे। ये बोलते हैं हमारे पास क्या, ये हमारे पास हो गया वाइटल कैपेसिटी।
इसको कहते हैं बेटा वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब यहां से प्रश्न या क्वेश्चन कैसे और बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा इसको हम लोग कह दें, इसको कह दें वीसी। अगर हम इसको कह दें वीसी, तो वीसी में अगर हम, ध्यान से बेटा सुनो, वीसी में अगर हम ये तीनों जोड़ेंगे, या हम वीसी के अंदर, वीसी में अगर हम लोग बेटा रेसिडुअल कैपेसिटी जोड़ दें, प्लस बेटा क्या कर दें, सॉरी, रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें। कौन से वॉल्यूम को जोड़ रहे हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम को अपन लोग जोड़ रहे हैं। तो क्या हमारा, क्या हम लोगों का बेटा टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा। बोलिए भाई, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा ना। अब टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बता दो एक बार। भाई एक टीवी हो सकता है, आईआरवी हो सकता है, ईआरवी हो सकता है, एंड देन आरवी हो सकता है। ये तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। क्या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हम लोग ये कहें TLC, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सही है। या VC बराबर क्या कर सकते हैं, TLC माइनस RV, क्या ये स्टेटमेंट सही है आपके पास, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। सही है ये। अगर बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में इसको हम लोग देखें, किस फॉर्म में देखें, क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम लोग इसको देखें, मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, या आप समझने की कोशिश करिएगा। या पहले एक छोटा सा पॉइंट है, ग्राफ बड़ा समझा दें तो फिर इसके बाद इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एक पूरा ग्राफ पहले समझा दें, अगर इसका ग्राफ आप समझ लेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। जो लोग बेटा जुड़े हैं थोड़ा सा एक बार मैसेज कर दें, जो लोग बेटा जुड़े हैं एक बार मैसेज कर दो। चलो ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे इसमें कि इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
देखो इसको एक ग्राफ के फॉर्म में बेटा मैं समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, देखो बेटा ये जो ये एरिया है ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम में ध्यान देना बच्चा, जो टाइडल वॉल्यूम होगा इनमें पहला स्टेप बेटा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन होना है। अब इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास इंस्पायरेशन की लाइन है, और ये लाइन बेटा आपकी कहलाएगी एक्सपायरेशन की लाइन। ये सावधानी है, आपको याद रखनी है, ये एकदम बेहतरीन सावधानी है, इसको आपको याद रखना है बेटा। जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है तो इनमें इनमें क्या क्या चीजें होंगी, तो देखो बच्चा हम ये प्रोसेस हमारा ये वाला जो होगा इसको कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जब बेटा हम सांस लेना शुरू करते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, इसको कहेंगे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब बेटा जब आप नॉर्मली छोड़ देते हैं, किसको छोड़ देंगे, एक्सपायरेशन करने के बाद, मतलब यहां से जब हम लोग बेटा जितनी एयर खींचेंगे सब रेसिडुअल सब क्या हो जाएगा, हमारी दूसरी चीजें बेटा हम इसमें अब हमारे पास होगा ये वाली कंडीशन। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन आ रही है जिसको कहेंगे कौन सी वॉल्यूम, जिसको कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या बेटा हम लोग कह सकते हैं यहां से इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर वो क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, वही इसका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। मैं बेटा इसको दूसरे उसके फॉर्म में लेता हूं ना, कलर में। अब देखो ये नॉर्मल इंस्पायरेशन था, ये एक्सपायरेशन था, यहां से जितना बेटा ये लेगा, देखो द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, कैन बेटा फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है, यहां से इतना इसकी हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब बेटा ये हो गया कि ये जो कंडीशन होगी यहां से यहां तक की बेटा जो कंडीशन है ये हमारी कहलाएगी आईसी, और सॉरी ये कंडीशन कहलाएगी क्या, आईसी। आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। डेफिनेशन बेटा फिर से सुनो, डेफिनेशन कहां से बताएंगे आप, अ पर्सन द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर बेटा नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना इंस्पायर करेगा वो कहलाएगा क्या, उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। चलिए बेटा अब हमारे पास आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जस्ट इसी का डिफिनीशन है। ये क्या करेगा, अब इसको देखो, यहां से ये बेटा टाइडल वॉल्यूम करेगा, फिर ये यहां से जाएगा यहां तक, ERV तक। डिफिनीशन बेटा सुनो, हम कहां से शुरू करेंगे भाई, हम शुरू करेंगे इस पॉइंट से। अ पर्सन कैन इंस्पायर, सॉरी एक्सपायर, एक्सपायर मतलब बेटा बाहर निकलना, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर बेटा हम बाहर निकालेंगे वो हमारा कहलाएगा क्या, फंक्शनल रेसिडुअल, और सॉरी EC,
इसको कहेंगे ईसी, सॉरी बेटा, इसको कहेंगे ईसी। ईसी का मतलब हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बेटा ये हमारा कहलाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बताओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है बेटा। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द बेटा क्या लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर बेटा बची रह जाएगी वो हमारा कहलाएगा क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल क्या है भाई, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब, फिर हम बेटा टाइडल वॉल्यूम पे चले, हम टाइडल वॉल्यूम पे चले। नॉर्मल एक्सपायरेशन बेटा यहां पर है, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जब ये जाएगा तो बेटा यहां से यहां तक की कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या कहलाएगा बच्चा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये यहां से यहां तक हो जाएगा। अब आप देखो यहां से, अब इस जगह से बेटा ये नॉर्मल फिर क्या करेगा, ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम करेगा, फिर बेटा ये ऐसे जाएगा, इंस्पायरेशन करेगा, फिर बेटा ये यहां तक आएगा, फिर ये ऐसे रेस्पिरेशन करेगा, फिर बेटा ये ऐसे जाएगा, यहां से नीचे ये पूरा नीचे तक आएगा और ये ऐसे फिर से ऊपर जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, चलो एक एक समझाते हैं, आ जाएगा आपको समझ में, एक एक समझाते हैं। ये वाला जो बेटा पार्ट है ये हमारा, यहां से अब हम लोग ये करेंगे, ERV बेटा आया, टाइडल वॉल्यूम आया, नहीं IRV है ना सर बेटा, IRV हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया और ये ERV हो गया। इनको अगर हम लोग मिला दें तो यहां से यहां तक हमारे पास, यहां से बेटा ये यहां से यहां तक ये हमारे पास हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ये जो बेटा कहलाएगा क्या, वाइटल कैपेसिटी। ये जो लाइन मैंने पीली वाली बनाई है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बेटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। बेटा फोर्स्ड एक्सपायरेशन का मतलब कि हमारे पास यहां से चले, ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन मतलब बेटा कि अगर हम लोग ऐसे इधर से चलें तब भी हो जाएगा। फोर्स्ड एक्सपायरेशन का मतलब पहले नीचे चलेंगे फिर ऊपर चलेंगे, तो ये हमारे पास कहलाएगा, हम क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। बेटा फिर इसके बाद टाइडल वॉल्यूम होगा, कौन सा वॉल्यूम होगा, ये टाइडल वॉल्यूम होगा, और टाइडल वॉल्यूम के बाद यहाँ से चलेंगे फिर फोर्सफुली बेटा यहाँ तक पूरा आएंगे। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का पूरा कहलाएगा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि एकोमोडेटेड होगा किसमें बेटा, ये एकोमोडेटेड होगा लंग्स में। तो आप बेटा इसके डिफिनीशन को ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहेंगे, अगर डेफिनेशन कहा जाए तो बेटा हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को यहाँ से देखेंगे। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर आप ले रहे हो ये हमारी कैपेसिटी कहलाएगी। फिर बेटा टाइडल वॉल्यूम हुआ, फिर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितना एयर आप एक्सपेल कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, ये हो जाएगा। फिर बेटा टाइडल वॉल्यूम है, फोर्सफुली जितना एक्सपेल कर रहे हो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाएगा। बेटा फिर एयर को ले लिया जितना, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आ रहा है, देखो टाइडल वॉल्यूम, ERV और IRV, सॉरी IRV, ये देखो TV, IRV और ERV, इसको मिलाकर के वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। सबको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, अगर बेटा सबको मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। ये पूरे पॉइंट को मैंने समझा दिया आपको ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में मैंने इसको समझा दिया।
तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, उसको देखो, आप बताओ मुझे। बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। इसमें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 है, ये 2 है और ये थर्ड है, या सेकंड थर्ड है, ठीक ना। इसमें बेटा दिया गया है ये पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। मतलब बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर बेटा लिखा है टीवी, टाइडल वॉल्यूम, यहाँ लिखा है ERV, यहाँ लिखा है VC, यहाँ लिखा है RV, ठीक है। यहाँ बेटा लिखा है EC माइनस ERV, ये 500 ml होगा, क्या ऐसा सही है? ये VC माइनस RV, IRV माइनस TV, ये दिया गया है 3000 ml। VC में हो जाएगा IRV, ERV प्लस TV प्लस बेटा ये TV नहीं लिखा है भाई, प्लस RV, ये 4500 ml है। RV में है FRC माइनस ERV, यहाँ पर है 1200 ml। क्वेश्चन बेटा ये है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, पहला एंड दूसरा बेटा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है। पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है। तीसरा आप बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। चौथा, पहला और चौथा करेक्ट है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं क्या? क्या इस क्वेश्चन को बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चलो सॉल्व करके आइए, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए बेटा देखिए, हमारे पास यहां पर दिया है EC। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से। EC का मतलब होता है
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में बेटा टीवी प्लस ई आर वी होता है। अगर टीवी बराबर निकाल लिया जाए तो ई सी माइनस ई आर वी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जो टीवी है तो टीवी बराबर क्या हो गया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। मतलब कि और 500 ml आता है बेटा, देखो हमारे पास ये कितना होता है 500 ml है, प्लस बेटा ये 1100 ml है, तो 11 5 1600 हो जाएगा, 1600 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आएगा इसी कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1100 बराबर कितना हो जाएगा 500 ml। मीन्स हमारे पास पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो बेटा पहला सब में करेक्ट है, इसलिए अभी दिमाग नहीं लग रहा है, होशियारी नहीं लग रही है ना, अभी होशियारी नहीं लग रही है। अब आइए बेटा दूसरे ऑप्शन को करेक्ट करके देखते हैं, ये हमारा सही है। ये यहाँ पर क्या है ई आर वी है, ई आर वी का मतलब बेटा यहाँ पर आप देखिए वाइटल कैपेसिटी है, तो वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा टीवी प्लस ई आर वी प्लस आई आर वी। ई आर वी कह रहा है बेटा, तो इधर हम इसको क्या करेंगे ई आर वी बराबर क्या हो जाएगा वी सी माइनस, इधर लेके आएंगे इसको लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा टीवी माइनस क्या हो जाएगा आई आर वी। सही है ये, शायद बेटा ये सही है यहाँ तक। क्या ई आर वी बेटा 3000 ml होगा, क्या ई आर वी 3000 ml होगा, आइए देख लेते हैं। देखो ये 4600 होता है, माइनस बेटा 500 माइनस 3000, तो ये कितना हो जाएगा 35, लगभग 1600 हो जाएगा, 1500-1600 बेटा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू गलत हो गई, ये वैल्यू बेटा यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वीसी वाले को, वीसी ई आर वी प्लस बेटा यहाँ पर देखो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर टीवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए टीवी। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है ये। अब देखो आर वी का मतलब एफ आर सी माइनस ई आर वी, हम लोग देख लेते हैं एफ आर सी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है ई आर वी प्लस बेटा क्या होता है टीवी या प्लस आर वी होता है। तो आर वी में हम इधर लेके आएंगे ये, इसका मतलब कि अगर हम लोग आर वी बराबर देखें तो क्या हो जाएगा एफ आर सी माइनस ई आर वी। सही है ये। अब अगर ऐसा है तो ये देख लें ये कितना होता है 2300 माइनस 1100 मतलब 1200 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे पास पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, मीन्स बेटा ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में? चलिए ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में आगे जो भी क्लास रहेगी उसमें हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। कौन सा किसको कहेंगे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मतलब कि इंटरनल एक्सपायरेशन पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोग जुड़े रहें, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही जुड़ते रहें। और कोई डाउट तो नहीं है, अगर है तो जल्दी से एक बार मैसेज कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और चलिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।